Audio Jungle। नमस्कार साथियों, रीट और सी टेट 2025 की दृष्टि से हम यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियाँ देखने वाले हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कुल 30 क्वेश्चन होंगे साथियों इस सीरीज के अंदर, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। MCQ सीरीज या आप इसे PYQ सीरीज भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी यहाँ पर ऐड किए हैं। साथियों, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो बिना देरी के हुए सीरीज को शुरू करते हैं। कुल 30 क्वेश्चन आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। 5वीं सीरीज आप यहां पर देख रहे हैं। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, कथन विधि में हर्बर्ट के कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है? कथन विधि में हर्बर्ट के कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है 2, 4, 5, 8। तो कथन विधि में हर्बर्ट ने कितने सोपान बताए हैं? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। 5 सोपान है इनके। कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर विकल्प सी 5 सोपान याद रखिएगा। यहाँ पर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण और प्रयोग, ये 5 सोपान बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात, हर्बर्ट, गांधी जी, कोई नहीं। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हो जाएंगे यहाँ पर सुकरात। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, वृद्धा योजना बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? बेल्जियम, एडवर्ड, महात्मा गांधी, सुकरात। तो बेसिक शिक्षा की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका सही विकल्प होने वाला है विकल्प सी, महात्मा गांधी। चौथा क्वेश्चन है, आगमन विधि किन शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है? आगमन विधि किन शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है? विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि की बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है ये। तो ये सभी आ जाएंगे यहाँ पर। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके साथ आपको ज्ञात से अज्ञात वाला भी याद रखना है। आगमन विधि के बारे में आपको याद रखना है, इसके प्रवर्तक, इसके जनक कौन है? अरस्तु है। और इसके 4 शिक्षण सूत्र है जो आप यहाँ पर देखेंगे। विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। तो ये आगमन विधि है साथियों। इन शिक्षण सूत्रों पर यह कार्य करती है और इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है? निगमन विधि के जनक, निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है, फ्रोबेल है, गांधी जी है, BF स्किनर। तो देखो, निगमन विधि के जनक भी कौन हो जाएंगे यहाँ पर? अरस्तु हो जाएंगे। विकल्प ए। इसके बारे में आपको याद रखना है। निगमन विधि के बारे में क्या याद रखेंगे? इसे सूत्र प्रणाली, संश्लेषण प्रणाली, सिद्धांत प्रणाली, ये सब इसके उपनाम है। अन्य नाम, उपनाम, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि है ये आप यहाँ पर देखेंगे। इस विधि के शिक्षण सूत्र इस प्रकार है। किस प्रकार? सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये मतलब आगमन विधि के विपरीत है। निगमन विधि का तो सिस्टम ही उल्टा है। निगमन विधि के बारे में आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर निगमन विधि के सोपान, नियम है, उदाहरण है, निष्कर्ष है, परीक्षण है। 4 सोपान है इसके, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? भाषा संसर्ग विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है। भाषा संसर्ग विधि, इसका अन्य नाम क्या है? अव्याकृति विधि है, रसानुभूति, सहयोग विधि, व्यतिरेक विधि।
तो भाषा संसर्ग की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों ए होगा यहाँ पर। भाषा संसर्ग विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम क्या है? अव्याकृति विधि, विकल्प ए। इसके बारे में और देखते हैं, क्या देखें यहाँ पर, देखो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है जिसे अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। 7वां क्वेश्चन देखो, रसानुभूति विधि का प्रयोग होता है। रसानुभूति विधि का प्रयोग लेखन कार्य में, कविता पाठ करने में, सीखने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो रसानुभूति विधि का प्रयोग कविता पाठ करने के लिए, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, रस की अनुभूति। 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्यतिरेक विधि से संबंधित है। व्यतिरेक विधि से संबंधित क्या है यहाँ पर? विभेद तुलना करना, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, उपरोक्त सभी। तो व्यतिरेक विधि के बारे में यहाँ पर क्या सही है? सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम। प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है? सुगम पद्धति है, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि, उपरोक्त सभी। तो प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम ये सभी है यहाँ पर, विकल्प डी। अगली विधि आती है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि के बारे में आपको याद रखना है, इसका जनक कौन हो जाएगा? इसका जनक फ्रोबेल, हावर्ड गार्डनर, B.F. स्किनर, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? साहचर्य विधि का जनक कौन है? विकल्प डी होगा यहाँ पर। इसको आप ए मान लो, ये बी वाला है, सी और ये डी। विकल्प डी हो गया। साहचर्य विधि का जनक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। और इस विधि के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पर, देखो ये विधि कमज़ोर छात्रों के लिए उपयोगी होती है। कौन सी विधि? साहचर्य विधि। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शब्दों को उनके चित्रों के साथ या नामों को फ्लैश कार्ड पर लिखकर चित्रों के साथ समानता दर्शाई जाती है। इसमें भाषा की इकाई शब्द को माना गया, इसमें शब्द सिखाए जाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? साहचर्य विधि। इसमें कमज़ोर बच्चों का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। क्वेश्चन है, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? इकाई विधि हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन, हंट, अरस्तु। तो इकाई विधि के जनक कौन है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा मॉरिसन। अरे विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प बी में क्या है? मॉरिसन। व्यास विधि कौन सी विधि का विस्तृत रूप है? व्यास विधि कौन सी विधि का विस्तृत रूप है? अर्थबोध विधि, समीक्षा विधि, व्याख्या विधि, ये सभी। व्यास विधि विकल्प सी, व्याख्या विधि। गद्य शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, व्यक्तिगत वाचन है, व्यक्तिगण वाचन है, अनुकरण वाचन। तो गद्य शिक्षण का जो प्रथम चरण है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरे साथियों याद रखें, गद्य शिक्षण का जो प्रथम चरण है वो है आदर्श वाचन, विकल्प बी। मूल्यांकन का आवश्यक गुण। अब आपको बताना है मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी। तो मूल्यांकन के आवश्यक ये सभी गुण है, विकल्प डी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो प्रश्नोत्तर विधि बताओ इसका जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक तो याद रखिए सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? तो विकल्प आपका यहाँ पर होगा बी, पद्य शिक्षण और कहानी शिक्षण। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। वह कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर क्या करते हैं? पाठ करते हैं।
आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन या फिर गहन वाचन। यहाँ आपका सही विकल्प सी होगा, विकल्प सी, समवेत वाचन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। अब यहाँ पर बताना है व्याकरण विधि यानी व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। आगमन विधि नहीं है, या फिर निगमन नहीं है, अव्याकृति विधि, कक्षा विनय विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधि नहीं है वो कौन सी होगी यहाँ पर, कक्षा विनय विधि। विकल्प डी होगा, ये सबसे अलग है, सबसे हटकर है, कक्षा विनय, विकल्प डी। क्वेश्चन है, लिखित कार्यों की त्रुटियों का प्रकार होता है। लिखित कार्यों की त्रुटियों का प्रकार बताना है। मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो लिखित कार्यों की त्रुटियों का प्रकार यहाँ पर कौन सा होगा, सभी प्रकार होंगे क्या यहाँ, मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, उपयुक्त सभी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए यह सभी आवश्यक है, विकल्प डी होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थग्रहण के कौशल विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है। अर्थग्रहण के कौशल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो अर्थग्रहण के कौशल का विकास इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प अर्थग्रहण कौशल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाई मौन वाचन, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों प्यारे साथियों क्लास को ज़रूर लाइक करें। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। ये कथन किसका है, बच्चे अनुकरण के द्वारा क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। ये किसका कथन है, फ्रोबेल का है, नाम चोम्स्की का, या स्किनर का है, या थॉर्नडाइक का है। तो बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, ये विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प सी हो जाएगा, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, स्किनर। अगला क्वेश्चन देखो, मौन वाचन किया जाता है। मौन वाचन पद्य में, गद्य में या गद्य पद्य में, इनमें से कोई नहीं। तो मौन वाचन किस में किया जाता है, मौन वाचन, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होना चाहिए, विकल्प बी। यहाँ पर मौन वाचन किया जाता है, किस में किया जाता है, गद्य में किया जाता है साथियों, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, इनमें से 4 कौशलों में कौन सा नहीं है। 4 कौशल है जिनमें 4 कौशल में वो नहीं है, सबसे अलग क्या है। तो श्रवण कौशल है, उच्चारण कौशल, वर्तनी कौशल, वाचन कौशल। सबसे अलग क्या है यहाँ पर, विकल्प सी, वर्तनी कौशल। तो ये 4 कौशल में शामिल नहीं है। 4 कौशल में क्या शामिल है, सुबोपली। तो ये 4 कौशल है, यहाँ पर सबसे अलग क्या है, वर्तनी कौशल। ये नहीं होगा इसमें, विकल्प सी। सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पर बताना है सतत मूल्यांकन के प्रकार। सतत मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5, 7। विकल्प ए होगा यहाँ पर, सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, विकल्प ए। वाचन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वाचन का वास्तविक अर्थ पढ़ना होता है, लिखना होता है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, ये सभी। तो वाचन का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प सी होगा, वाचन का वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, विकल्प सी। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा होगा, विकल्प डी,
ये सभी होंगे यहाँ पर रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का ये सिद्धांत याद रखें, भाषा शिक्षण का सिद्धांत ये सभी आ जाएगा इसमें। 27 नंबर का क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है? लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की विधि चित्र वर्णन विधि है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, या फिर ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सभी विधियाँ इसके अंतर्गत आती है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है? विकल्प डी, चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि। विकल्प डी होगा यहाँ पर का। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? छात्रों के शब्द भंडार में अगर वृद्धि करनी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय शब्दकोश का उपयोग करें, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, या शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करें, या उपयुक्त सभी। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण ये सभी उपाय हैं। यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ किससे होता है? सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, विकल्प ए। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन है, निगमन है, गीत, अभिनय, उक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि हो जाएगी यहाँ पर विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है? आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी? आगमन विधि है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।